नमस्कार। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि सरल होना कठिन है। थोड़ी उल्टी सी बात है ना कि सरल होना कठिन है। जी हाँ, क्योंकि सरल होने के लिए आपको अपने ऊपर कोई आवरण ओढ़ना नहीं होता है, कोई आडंबर नहीं रचना होता है। लेकिन दुनिया के सामने आपको अपना दिखावा करने के लिए इतने आडंबर और आवरण ओढ़ने पड़ते हैं कि ये बहुत ही कठिन है। वो इतने लंबे समय तक ये आवरण ओढ़कर रखता है, इतना आडंबर करता है कि उससे अपने स्वयं का चेहरा ही छिप जाता है। वो खुद ही स्वयं को ही नहीं जान पाता है कि वो असली क्या है। इसी पर एक व्यंग है, बुद्धिवादी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिवादी आशीर्वादों से बनी जिंदगी है। बचपन में एक बूढ़े अंधे भिखारी को हाथ पकड़कर सड़क पार करा दिया था। अंधे भिखारी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरे जैसे हो जाना। अंधे भिखारी का मतलब लंबी उम्र से रहा होगा, पर उन्होंने दूसरा मतलब निकाला और अध्यापक हो गए। अध्यापक थे तब एक टिटहरी की प्राण रक्षा की थी। टिटहरी ने आशीर्वाद दिया, भैया मेरे जैसे होना। टिटहरी का चाहे जो मतलब रहा हो, पर वे इंटेलेक्चुअल हो गए। हवा में उड़ते हैं, पर जब जमीन पर सोते हैं तो टांगे ऊपर करके, इस विश्वास और दंभ के साथ कि आसमान गिरेगा तो पांवों पर थाम लूंगा। आशीर्वादों से बनी जिंदगी का अब यह हाल है कि बंधी आमदनी 2-2.5 हजार की है, बंगला है, कार है, दोनों लड़के अच्छी नौकरी पा गए हैं, लड़की रिसर्च कर रही है। ऐसे में शरीफ से शरीफ आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। वे कोई खास शरीफ भी नहीं है, वे होने में ऐसे लेट हो गए। 2 साल विदेशों में रहकर वे लौटे तो परिचितों में हल्ला हो गया कि वे बुद्धिवादी हो गए। सच में बुद्धिवादी हो गए। तमाशा प्रेमी लोग उन्हें देखने जाते और बताते कि वे सचमुच बुद्धिवादी हो गए। एक ने उन्हें खिड़की से झांक कर देखा और हमें बताया, भाई वो तो सचमुच बुद्धिवादी हो गया। कमरे में बैठा छत को ऐसे देख रहा था जैसे हिसाब लगा रहा हो कि छत कितने सालों में गिर जाएगी। एक ने उन्हें बगीचे में घूमते देख लिया, कहने लगा, जब वो फूल की तरफ देखता तो फूल कांपने लगता। वो भयंकर बुद्धिवादी हो गया। एक दिन हम उनसे मिलने पहुंचे, मैं और मेरा एक मित्र। फोन पर उन्होंने आधे घंटे बाद आने को कहा था। हम उन दिनों पूर्वी बंगाल के तूफान पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। सोचा बुद्धिवादी को देख भी लेंगे और कुछ चंदा भी ले लेंगे। उनके कमरे में हम घुसे। सचमुच में बदल गए थे। काली फ्रेम का चश्मा निकल गया था, उसकी जगह पतली सुनहरी फ्रेम का चश्मा वे लगाए थे। आंखों की चमक और फ्रेम की चमक एक दूसरे की प्रतिबंधित करके चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुद्रा में स्थायी खिन्नता। वैसे तो खिन्नता दुखदाई होती है, पर उनके चेहरे पर सुखदाई खिन्नता थी। खिन्नता दुनिया की दुर्दशा पर थी, उसमें सुख का भाव था। इसमें गर्व मिला हुआ था कि मैंने इस दुर्दशा को देख लिया। बाईं तरफ का नीचे का होठ कान की तरफ थोड़ा खिंचा रहता था, जिससे दोनों होठ के बीच थोड़ी जगह हो गई थी। स्थायी खिन्नता व लगातार चिंतन से ऐसा हो जाता है। पूरे मुंह में वही एक छोटी सी सेंध थी जिसमें से उनकी वाणी निकलती थी, बाकी मुंह बंद रहता था। हम पूरे मुंह से बोलते हैं, मगर बुद्धिवादी मुंह के बाएं कोने को जरा सा खोलकर गिनकर शब्द बाहर निकालता है। हम पूरा मुंह खोलकर हंसते हैं, बुद्धिवादी बाईं तरफ के होठों को थोड़ा खींचकर नाक की तरफ ले जाता है। होंठ के पास के नथुने में थोड़ी हलचल पैदा होती है और हम पर कृपा का साथ ये संकेत मिलता है कि आई एम अम्यूज्ड, तुम हंस रहे हो, मगर मैं सिर्फ थोड़ा मनोरंजन अनुभव कर रहा हूँ। गंवार हंसता है, बुद्धिवादी सिर्फ रंजित हो जाता है। टेबल पर 5-6 किताबें खुली हुई उल्टी इस तरह पड़ी है जैसे पढ़ते पढ़ते लापरवाही से डाल दी हो, पर वे लापरवाही से ऐसी छोड़ी गई है कि हर किताब का नाम साफ दिख रहा है। किताबों की समझदारी पर मैं न्यौछावर हो गया। लापरवाही से एक दूसरी पर गिरेंगी तो भी इस सावधानी से कि हर किताब का नाम न दबे। मैं समझ गया कि वे किताबों को पढ़ नहीं रहे थे। हमें आधा घंटा बाद उन्होंने बुलाया था। इस आधे घंटे में उन्होंने बड़ी मेहनत से इन किताबों की बेतरतीबी सीधी होगी। बुद्धिजीवी बार बार किताबों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वो चाहता है हम चकित हो और कहें, कितनी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं आप, इनके तो हमने नाम भी नहीं सुने। हम चकित होने में देर कर रहे हैं। बुद्धिवादी थोड़ा बेचैन होता है। उन्होंने हमें इस तरह बिठाया है कि हमारी तरफ देखने में उन्हें सिर को 35 डिग्री घुमाना पड़े। 35 डिग्री सिर घुमाकर, सोफे पर कोहनी टिकाकर, हथेली पर ठुड्डी को साध कर वे जब भर नजर हमें देखते हैं तो हम उनके बौद्धिक आतंक से दब जाते हैं। हम अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। उनकी मुद्रा और दृष्टि में जादू पैदा हो जाता है। जब इस कोण से हमें देखकर वे पेट में से निकलती सी धीमी या गंभीर आवाज में कहते हैं, टू माई माइंड, तो हमें लगता है ये आवाज ऊपर बादलों से आ रही है, पर आसमान तो साफ है।
बड़ी कोशिश से हम ये जान पाए कि आवाज बुद्धिवादी के होठों के बाजू बाएं की पतली सेंध में से निकली है। जब वे टू माई माइंड कहते हैं तब मुझे लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक दिमाग है और वो इनके पास है। जब वे 35 डिग्री सिर को नहीं घुमाए होते और हथेली पर ठुड्डी नहीं होती तब वे बहुत मामूली आदमी लगते हैं। कौन से बुद्धिवाद साधने की कला सीखने में कितना अभ्यास लगा होगा उनको। बुद्धिवादी में लय, सिर घुमाने में लय, हथेली जमाने में लय, उठने में लय, कदम उठाने में लय, अलमारी खोलने में लय, किताब निकालने में लय, किताब के पन्ने पलटने में लय। हर हलचल धीमी है। हल्का व्यक्तित्व हड़बड़ाता है। उनका व्यक्तित्व बुद्धि के बोझ से इतना भारी हो गया है कि विशेष हरकत नहीं कर सकता। उनका बुद्धिवाद मुझे एक थुल मोटे आदमी की तरह लगा जो भारी कदम से धीरे धीरे चलता है। वे बोले, मुझे यूरोप जाकर समझ में आया कि हम लोग बहुत पतित हैं। मैंने कहा, अपने पतन को जानने के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़ा? जो गिरने वाला है वो नहीं देख सकता कि वो गिर रहा है, दूर से देखने वाला ही है जो देख सकता है कि कोई गिर रहा है। उस वक्त हमें लगा कि हम एक गड्ढे में गिरे हुए हैं और ये गड्ढे के ऊपर से हमें बता रहे हैं कि हम गिर गए। उसने हमारा गिरना देख लिया है, इसलिए वो गिरने वालों में नहीं है। मेरे मित्र ने पूछा, जी हमारे पतन का कारण क्या है? बुद्धिवादी ने आंखें बंद करके सोचा, फिर हमारी तरफ देखकर कहा, टू माय माइंड, हम में कैरेक्टर नहीं है। अपने पतन की बात उन्होंने इस ढंग से कही कि लगा उन्हें हमारे पतन से संतोष है। अगर हम पतित न होते तो उन्हें जानने और कहने का सुयोग कैसे मिलता कि हम गिरे हुए हैं और हमारा गिरना वे साफ देख रहे हैं। साथी ने अब मुद्दे की बात कहना जरूरी समझा। बोला, जी पूर्वी बंगाल में तूफान से बड़ी भारी तबाही हो गई। उसने मृत्यु, भिखारी, बीमारी, भुखमरी की करुण कथा सुना डाली। बुद्धिवादी सुनता रहा। हम दोनों असर का इंतजार कर रहे हैं। असर हुआ। बुद्धिवादी ने मुंह के कोने से शब्द निकाले, हाँ मैंने अखबार पढ़ा है। उस वक्त हमें लगा कि पूर्वी बंगाल के लोग कृतार्थ हो गए कि उनकी दुर्दशा के बारे में उन्होंने पढ़ लिया। तूफान सार्थक हो गया। बीमारी और भुखमरी पर उन्होंने बड़ा एहसान कर डाला। मैंने कहा, हम लोग उन पीड़ितों के लिए धन संग्रह करने निकले। हम चंदा लेने आए थे, वे समझे हम ज्ञान लेने आए। उन्होंने हथेली पर ठुड्डी रखी और उसी में एक गंभीर आवाज में बोले, टू माय माइंड, प्रकृति संतुलन करती चलती है। पूर्वी बंगालिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई थी। उसे संतुलित करने के लिए प्रकृति ने तूफान भेज दिया था। इसी बीच पूर्वी बंगाल में उनकी सहायता के अभाव में एक आदमी और मर गया होगा। अगर कोई आदमी डूब रहा हो तो उसे वे बचाएंगे नहीं, बल्कि सापेक्षिक घनत्व के बारे में सोचेंगे। कोई भूखा मर रहा हो तो बुद्धिवादी उसे रोटी नहीं देगा, वो विभिन्न देशों के अन्य उत्पादन आंकड़े बताने लगेगा। बीमार आदमी को देखकर वो दवा का इंतजाम नहीं करेगा, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाएगा। कोई उसे अभी आकर खबर दे दे कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो बुद्धिवादी दुखी नहीं होगा, वो वंश विज्ञान के बारे में बताने लगेगा। हमने चंदे की उम्मीद छोड़ दी। अगर हमने बुद्धिवादी से चंदा मांगा तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्था बताने लगेगा। अब हमने अपने आप को बुद्धिवादी को सौंप दिया। वो सोच रहा था, सोचकर बड़ी गहराई से वो खोज कर लाया वो सत्य जिसे आज तक कोई नहीं पा सका था। बोला, टू माई माइंड, आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इज पॉवर्टी। एक वाक्य के सूत्र रूप में कहकर बुद्धिवादी ने हमें सोचने के लिए वक्त दे दिया। हमने सोचा, खूब सोचा, मगर गरीबी की समस्या के हल के लिए फिर बुद्धिवादी की तरफ लौटना पड़ा। मैंने पूछा, गरीबी दुनिया से कैसे मिट सकती है? बुद्धिवादी ने कहा, मैंने सोचा है पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मनुष्य विरोधी हैं। ये दोनों गरीबी नहीं मिटा सकते। हमें आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करके खूब उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मैंने पूछा, मगर वितरण के लिए क्या व्यवस्था होगी? बुद्धिवादी ने कहा, वही मैं आजकल सोच रहा हूँ, एक थ्योरी बनाने में लगा हुआ हूँ। मनुष्य जाति की तरफ आशा की एक किरण बढ़ाकर बुद्धिवादी चुप हो गया। मेरे साथी ने कहा, हमें समाज का नवनिर्माण करना होगा। बुद्धिवादी ने फिर हम दोनों को घूर कर देखा। बोला, समाज का पहला फर्ज ये है कि वो अपने को नष्ट कर ले। सोसाइटी मस्ट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। ये जाति, वर्ण और रंग, ऊंच नीच के भेदों से जर्जर समाज पहले मिटे तब नया बने। सोचा कि पूछूं इनसे, सारा समाज नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति को मनुष्य बनाने में कितने लाख साल लग जाएंगे? मैंने पूछा नहीं, ये सोचकर संतोष कर लिया कि सिर्फ मैं समझता हूं, यह एहसास आदमी को ना समझ बना देता है। बुद्धिवादी मार्क्सवाद की बात कर लेता है, फ्रायड और आइंस्टीन की बात कर लेता है, विवेकानंद और कन्फ्यूशियस की बात कर लेता है। हर बात कहकर हमें उसे समझने और पचाने का मौका देता है। वो जानता है ये बातें हम पहली बार सुन रहे हैं,
हम पूछते हैं फिर दुनिया की बीमारी के बारे में आपने क्या सोचा है, किस तरह ये बीमारी मिटेगी। वो आंख बंद कर लेटता है, सोचता है। हम बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्धिवादी कहता है अल्टीमेटली आई हैव टू रिटर्न टू गैंडी, अल्टीमेटली आई हैव टू रिटर्न टू गैंडी। आखिर मुझे गांधी की तरफ लौटना पड़ता है। लव, प्रेम। बुद्धिवादी अब क्रांतिकारिता पर आ गया है, कहता है स्टूडेंट पावर, यूथ पावर। हमें अपने समाज के युवा वर्ग को आजादी देनी चाहिए, वही पलटेंगे इस दुनिया को, वही बदलेंगे। जो कौम अपने युवा वर्ग को दबाती है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकती। ये किताब देखिए, प्रोफेसर मार्क्यूस की है, ये कोहेन बेंडी की किताब। बुद्धिवादी गंभीर हो गया, उसने अंतिम सत्य कह दिया। हम उठने की तैयारी करने लगे। इसी वक्त नौकर ने एक लिफाफा लाकर उन्हें दिया। बुद्धिवादी चिट्ठी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसमें परिवर्तन होने लगा। 35 डिग्री का कोण धीरे धीरे कम होने लगा। बुद्धिवादी सीधा बैठ गया, होंठ की मरोड़ मिट गई, आंखों में बैठी बुद्धि गायब हो गई। उसकी जगह परेशानी आ गई, चेहरा सपाट हो गया, सांस जोर से चलने लगी। बुद्धिवादी निहायत बौड़म लगने लगा। बुद्धिवादी ने चिट्ठी को मुट्ठी में कस लिया, चश्मा उतार लिया। हम नंगी आंखें देख रहे थे, वे बुझ गई थी। चमक चश्मे के साथ ही चली गई थी। दम्भ शायद मुट्ठी में चिट्ठी के साथ दब गया था। मैंने कहा आप परेशान हो गए, सब खैर तो है। बुद्धिवादी हतप्रभ था। वो हमारे सामने अब उस असहाय बच्चे की तरह हो गया था जिसका खिलौना बाल्टी में गिर गया। गहरी सांस लेकर बुद्धिवादी ने कहा यह जमाना आ गया। मैंने पूछा क्या हो गया। बुद्धिवादी ने कहा लड़की अपनी मौसी के घर लखनऊ गई थी, वहीं उसने शादी कर ली, हमें पता तक नहीं। मैंने पूछा लड़का क्या करता है। बोले इंजीनियर है। मैंने कहा फिर तो अच्छा है। बुद्धिवादी उखड़ पड़े, क्या अच्छा है, मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। हमारे सामने एक महान क्षण उपस्थित था। मनुष्य जाति के आंतरिक संबंधों के बारे में कोई महान सत्य निकलने वाला है उनके मुख से। अब उनका मुंह पूरा खुलने लगा है। चश्मा लगाए वे तब होंठों के संपुट कोने से गुरु गंभीर आवाज निकालते थे, अब पूरा मुंह खोलकर बोलते हैं। बुद्धिवादी इस स्थिति का विश्लेषण देता है। यूथ पावर, स्त्री पुरुष संबंधों की बुनियाद, विवाह की स्वतंत्रता। हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जाती है। चिट्ठी को वे लगातार भींच रहे हैं। वे शायद पत्नी को यह खबर बताने को आतुर हैं, पर हम ये जानने को आतुर हैं कि इतनी अच्छी शादी को लेकर ये परेशान क्यों है। जरूर इसमें कोई महान दार्शनिक तथ्य निहित है जो सिर्फ बुद्धिवादी समझता है। मैंने कहा लड़का लड़की बड़े हैं, शादी मौसी के यहाँ हुई, वर अच्छा है, फिर आप दुखी और परेशान क्यों हैं। हम जिज्ञासुओं को वो रहस्य बताइए ताकि हम जीवन के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपना सकें। उन्होंने नंगी बुझी आंखों से हमारी तरफ देखा, फिर अत्यंत भारी आवाज में कहा वो लड़का कायस्थ है ना।